क्या होगा जब सड़क किनारे फेंके गए एक बेकार ऑक्टोपस प्रेडेटर के अंदर छिपा हो एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया को पागल बना सकता है। सड़क के किनारे एक जमे हुए लव रंग ऑक्टोपस प्रेडेटर को यूं ही फेंक दिया गया था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि यही मेरा पहला प्रेडेटर बनेगा। आसपास से गुजर रहे लोग मुझे देखकर हंसने लगे। उनकी नजरों में मैं एक बेवकूफ था। यहाँ तक कि दुकान के मालिक को भी लगा कि जैसे किसी गधे ने मेरे सिर पर लात मार दी हो, लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधे उस ऑक्टोपस प्रेडेटर को अपने प्रेडेटर स्पेस में डाल दिया, क्योंकि उसका असली रूप सिर्फ मैं ही देख सकता था। इस ऑक्टोपस के अंदर एंशिएंट ब्लडलाइन का केवल 99% कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ था। जब मैं उसे घर लेकर पहुंचा, तब मुझे एहसास हुआ कि यह छोटा ऑक्टोपस मेरी सोच से भी ज्यादा कमजोर था। उसी समय अचानक मेरे कानों में एक मैकेनिकल वॉइस गूंज उठी। अभी जागा हुआ F लेवल टैलेंट स्टोन बाइंडिंग सिस्टम सक्रिय हो चुका था। क्या एंशिएंट ब्लडलाइन के साथ फ्यूजन किया जाए? मैंने बिना एक पल गंवाए सहमति दे दी। अगले ही क्षण मेरे शरीर से खून की एक बूंद निकलकर स्पिरिट बीस्ट के शरीर में समा गई और फ्यूजन सफल हो गया। स्पिरिट बीस्ट की लो रंग ब्लडलाइन अचानक इवोल्यूशन करने लगी। वह बदलकर फॉरबिडन ब्लडलाइन कैसरू में परिवर्तित हो गई। शुरुआत में स्पिरिट बीस्ट का शरीर तेजी से बदलने लगा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। फिर वह बड़ा होने लगा और बढ़ा जब तक कि उसकी ऊंचाई 2 मीटर से भी अधिक नहीं हो गई। ऑक्टोपस जैसा सिर, पीठ पर विशाल बात विंग्स और मेरे सामने एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। मैं हैरान रह गया। यह तो सच में कैसरो है, ओल्ड टाइम कंट्रोलर्स में से एक महान कैसरो। यह दृश्य देखकर मैं खुद भी डर गया, लेकिन वर्तमान का कैसरो अभी बहुत छोटा था। असली कैसरो तो पहाड़ों से भी ऊंचा होता है। यहाँ तक कि एक कैमरा उसकी तस्वीर लेते समय पूरे फ्यूसांग आइलैंड को भी फ्रेम में कैद कर सकता है। लेकिन फिर भी एक मिनी कैसरो ही मुझे पूरी तरह चौंकाने के लिए काफी था। जैसे ही मैंने उसकी ओर देखा, मेरे दिमाग में अनगिनत भूतों जैसी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा दिमाग फट जाएगा। लेकिन अगले ही पल F लेवल टैलेंट स्टोन ने अपना रहस्यमयी प्रभाव दिखाया। उसने तुरंत मेरे मस्तिष्क को शांत कर दिया। उसी समय मेरे सामने खड़ा कैसरो धीरे धीरे अपना शरीर नीचे झुकाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह मेरे सामने समर्पण कर रहा हो। मैं बेहद उत्साहित हो गया। फिर मैंने तुरंत कैसरो की जानकारी खोजनी शुरू कर दी। नाम कैसरो, लालगे का मास्टर, लियो यान का मास्टर, महान कैसरो। इसका जन्मजात टैलेंट एजिंग और डिजीज को पूरी तरह रोक देता है। इसके ऊपर डेथ की अवधारणा ही प्रभावहीन है और इसका टैलेंट लगातार ग्रो करता रहता है। यदि इसके शरीर का कोई हिस्सा फट जाए या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाए, तो वह कुछ ही सेकंडों के भीतर पूरी तरह रिस्टोर हो सकता है। कैसरो का यह टैलेंट देखकर मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ। इसका मतलब था मेरा कैसरो लगभग कभी नहीं मरेगा, जैसा कि ओल्ड टाइम कंट्रोलर से उम्मीद की जाती है। सिर्फ बचपन की अवस्था में ही यह इतना भयानक और शक्तिशाली था, तो जब यह पूरी तरह बड़ा हो जाएगा तब इसकी शक्ति कितनी डरावनी होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कैसरो मिथोलॉजी के अनुसार कैसरो स्वयं ही उसका एट्रिब्यूट है। हैंड टू हैंड अटैक, ग्रुप मैडनेस और प्लेजर सीधे उसी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे उसके विद्रोह करने की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि कैसरो की एक कमी भी थी, उसके अंदर जेड बीस्ट मास्टर के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस मौजूद था और मेरा F लेवल जेड बीस्ट टैलेंट भी काफी रहस्यमयी था। हालांकि जेड बीस्ट के लिए इसकी कोई विशेष वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस टैलेंट वाले जेड बीस्ट मास्टर की मेंटल पावर बेहद शक्तिशाली होती थी। यही वजह थी कि मैं हर तरह की स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस से बच सकता था और यही टैलेंट कैसरो के साथ एक परफेक्ट मैच था। अब जब मेरे पास कैसरो था तो जेड बीस्ट एग्जाम लगभग मेरा ही हो चुका था। उसी समय मेरे दिमाग में
सिस्टम की आवाज गूंज उठी। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था, मिशन दाइजिंग अकादमी में प्रवेश प्राप्त करो, रिवॉर्ड एंशिएंट ब्लड की एक बूंद। दाइजिंग अकादमी दाक्ष्य की सबसे टॉप अकादमी थी। ऐसा मिशन देखकर मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी जेड बीस्ट एग्जाम का समय नहीं आया था। कल पहले सिमुलेशन एग्जाम होने वाला था। मैं अपने सामने खड़े कैसरू को जितना ज्यादा देखता उतना ही ज्यादा उसे पसंद करने लगता। मैं यहाँ बेहद उत्साहित था, लेकिन दूसरी तरफ कोई बहुत बुरी हालत में था। यू यानचेंग घर पहुँचते ही गुस्से से आग बबूला हो गया। पिताजी, लाई मॉरन बहुत ज्यादा घमंडी हो गया है। उसने न केवल सबके सामने मुझे मारा, बल्कि लगभग मुझे मेरा वंश खत्म करने पर मजबूर कर दिया था। आपको मेरा बदला लेना ही होगा। इतना कहते ही यू यानचेंग ने शिकायत भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा। तभी यू वेनलियांग ने धीरे से अपना हाथ उठाया। मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहो। किसी इंसान को मारना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी इंसान को मारने के बाद क्या होगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूलिंग सिटी में हत्या करना सख्त मना है। यदि हमारी यू ग्रुप ने सिटी गवर्नमेंट के नियमों का उल्लंघन किया तो हमारी पूरी जांच शुरू हो जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि सिटी गवर्नमेंट काफी समय से यू ग्रुप को तोड़ना चाहती है? बताओ, एक बेकार मर चुका व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर पूरी यू ग्रुप? यह सुनकर यू यानचेंग पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पिता की बात बिल्कुल सही थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत भींच लिए। मैं समझ गया, मैं अब उससे झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन यह सुनते ही यू वेनलियांग ने फिर से सिर हिला दिया। तुम अभी भी नहीं समझे। यूलिंग सिटी में हत्या करना मना है, लेकिन दुर्घटनावश हुई मौत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सुनते ही यू यानचेंग की आंखें चमक उठी। यू वेनलियांग ने आगे कहा, कल सिमुलेशन एग्जाम है। परीक्षा का स्थान एक सीक्रेट रेल्म में रखा गया है। वहाँ बहुत सारे जेड बीस्ट मौजूद होंगे। यदि एक एफ लेवल जेड बीस्ट मास्टर के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वह बिल्कुल सामान्य बात मानी जाएगी। यह सुनकर यू यानचेंग खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उसे एक और समस्या याद आई। लेकिन अगर वह परीक्षा में ही शामिल न हो तो? यू वेनलियांग हल्का सा मुस्कुराया। उसके जैसा घमंडी इंसान यदि वह परीक्षा नहीं देगा तो उसकी पूरी जिंदगी मानव बनकर गुजर जाएगी। उस समय वह मरना पसंद करेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों मारा जाना नहीं। अगली सुबह मैं स्कूल पहुंच गया, क्योंकि अवेकनिंग वाले दिन मेरा यू यानचेंग के साथ टकराव हुआ था। इसलिए बहुत से छात्र मुझसे दूरी बनाकर रख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं वे भी मुसीबत में न पड़ जाए। उसी समय मेरी हेड टीचर जियांग यूरो मेरे पास आई। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मेरी सुरक्षा को लेकर परेशान थी। लेकिन तभी एक और व्यक्ति मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वह था लिन जियांग। उसके कंधों पर चमकदार और नुकीले स्पाइक्स उगे हुए थे। वह गर्व से मुस्कुराया और घमंड भरे स्वर में बोला, मैंने हाई रैंक ब्लडलाइन वाला जेड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। मिस्टर यू ने मेरे लिए इसे खरीदने में पूरे 8 लाख गोल्ड कॉइन्स खर्च किए हैं। ईर्ष्या मत करो। वैसे भी तुम्हारे ईर्ष्या करने से कोई फायदा नहीं है। एक एफ लेवल जेड बीस्ट टैलेंट वाले इंसान के लिए जेड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना लगभग असंभव है। लिन जियांग की बात खत्म होते ही यू यानचेंग भी मुस्कुराते हुए आगे आ गया। उसने तिरस्कार भरी नजर से मुझे देखा। एक बेकार एफ लेवल टैलेंट और फिर भी आज एग्जाम देने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। लगता है कल की पिटाई तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। क्या तुम फिर से पिटना चाहते हो? मेरी बात सुनते ही यू यानचेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। कल की घटना अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। कल उसके पास जेड बीस्ट नहीं था, इसलिए वह मेरे सामने बेबस था। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान उभर आई। मैंने टॉप टियर टाइगर टाइप जेड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है। फैन त्यान ली हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो? इतना कहते ही
उसने अपना जेड बीस्ट समन कर दिया। अचानक सभी के सामने एक विशाल बाघ प्रकट हुआ। उसके पूरे शरीर पर जलती हुई आग लिपटी हुई थी। हालांकि वह अभी केवल एक यंग टाइगर था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा पहले ही लोगों को डरा रही थी। आसपास के छात्र तुरंत उत्साह से चिल्लाने लगे, वाह क्या शानदार जेड बीस्ट है, वाकई जू ग्रुप के बड़े बेटे के योग्य है। इतना शक्तिशाली जेड बीस्ट खरीदने में बहुत पैसा लगा होगा। चारों तरफ से आती प्रशंसा सुनकर यू यानचेंग बेहद खुश हो गया। उसने गर्व से सीना चौड़ा कर लिया। मेरा फैन त्यान लीहू हिस्टोरिकल ब्लडलाइन का जेड बीस्ट है। भले ही यह अभी बच्चा हो, फिर भी तुम्हें आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं पूरी तरह शांत खड़ा रहा। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक बाघ दिखाकर तुम मुझे डरा सकते हो? मेरी शांत प्रतिक्रिया ने यू यानचेंग को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। अगर स्कूल में लड़ाई पर प्रतिबंध न होता तो शायद वह उसी समय फैन त्यान लीहू को मेरे ऊपर हमला करने का आदेश दे देता। उसने दांत पीसते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो, मॉक एग्जाम शुरू होने दो। उस समय मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम घुटनों पर गिरकर मुझसे अपनी जान की भीख नहीं मांगोगे। उसी समय पूरे किंगयू हाई स्कूल में एक तीखी आवाज गूंज उठी। सभी लोगों ने आसमान की ओर देखा और अगले ही पल एक शानदार दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। लू जिंगहांग, किंगयू हाई स्कूल का सबसे प्रतिभाशाली जीनियस, वह आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके पैरों के नीचे एक विशाल जिन यानजाय बर्ड उड़ रही थी। पूरा स्कूल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह क्या है? क्या वह स्पिरिट एम्परर है? यह तो लेजेंडरी सेक्रेड बीस्ट है। अविश्वसनीय। लू जिंगहोंग ने वास्तव में सेक्रेड बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मैं घोषणा करता हूँ कि लू जिंगहोंग किंगयू हाई स्कूल का सबसे शक्तिशाली जीनियस है। उसकी भव्य एंट्री ने तुरंत यू यानचेंग की सारी चमक छीन ली। यहाँ तक कि लिन जियांग का डीमन कब भी डर से कांप उठा। वह सीधे लिन जियांग की बाहों में घुस गया और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। लेकिन मैंने उस सेक्रेड बीस्ट को देखकर भी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा, फिर चुपचाप अपनी ग्रेट आइज तालन सक्रिय कर दी। मैं स्पिरिट एम्परर की असली जानकारी देखना चाहता था। स्पिरिट एम्परर रेस, स्पिरिट एम्परर रॉयल फैमिली, ब्लड लाइन किंग लेवल ब्लड लाइन, टैलेंट फायर किंग। यह जानकारी देखते ही मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मेरी ग्रेट आइज टैलेंट ने इतनी विस्तृत जानकारी दिखा दी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मैंने स्पिरिट एम्परर की पूरी सच्चाई देख ली हो। लगभग उसके सारे रहस्य मेरी आंखों के सामने खुल चुके थे। उसी समय किंगयू हाई स्कूल के प्रिंसिपल जाओ दैली सभी छात्रों के सामने आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई और संतुष्टि से सिर हिलाया। इस साल हमारे स्कूल के छात्रों का टैलेंट काफी अच्छा निकला है, खासकर लू जिंगहोंग। उसने एसएसएस लेवल जेड बीस्ट टैलेंट अवेकनिंग किया है। हालांकि वह पहले से ही हमारे स्कूल का मान्यता प्राप्त जीनियस है, फिर भी इस बार उसकी उपलब्धि असाधारण है। लेकिन मुझे खुशी है कि बाकी छात्रों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके बाद प्रिंसिपल जाओ दैली ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। ठीक है, सभी छात्र ध्यान दें। सिमुलेशन टेस्ट अब शुरू होने वाला है। मैं परीक्षा के नियम घोषित करता हूँ। यह सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। सभी छात्र ध्यान से सुनने लगे। प्रिंसिपल ने आगे कहा, यह सिमुलेशन टेस्ट जेड बीस्ट एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट है। केवल वही छात्र जो इस सिमुलेशन टेस्ट को पास करेंगे आगे होने वाले जेड बीस्ट एग्जाम में भाग ले सकेंगे। इस बार सिमुलेशन टेस्ट यूलिंग सिटी के सीक्रेट मिरर में आयोजित किया जाएगा। सीक्रेट मिरर के अंदर बड़ी संख्या में लो लेवल स्पिरिट्स रखे गए हैं। तुम्हारा काम उन स्पिरिट्स को मारना है और अपने जेड बीस्ट को ग्रो करना है। जब तक तुम्हारा जेड बीस्ट ग्रोथ पीरियड में प्रवेश कर जाता है, तब तक तुम्हें परीक्षा में पास माना जाएगा। सीक्रेट मिरर कुल 2 दिनों तक खुला रहेगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर कई छात्रों के चेहरे गंभीर हो गए, क्योंकि सभी जानते थे कि यह परीक्षा बिल्कुल आसान नहीं होने वाली थी। मैं भी ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। इस दुनिया में जेड
बीस्ट को ग्रो करने के लिए उसे विभिन्न स्पिरिट्स और बीस्ट का शिकार करना पड़ता था। उन्हें मारने के बाद जो स्पिरिट एनर्जी प्राप्त होती थी उसी के सहारे जेड बीस्ट मजबूत बनता था। यदि किसी जेड बीस्ट को जुवेनाइल स्टेज से ग्रोथ पीरियड में प्रवेश करना हो तो सामान्य परिस्थितियों में उसे 1000 से अधिक स्पिरिट एनर्जी की आवश्यकता होती थी और जितना शक्तिशाली जेड बीस्ट होता उतनी ही अधिक स्पिरिट एनर्जी उसे चाहिए होती थी। यह सोचकर मैं धीरे धीरे उत्साहित होने लगा। मेरे दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, कैसरू को ग्रोथ पीरियड में पहुंचने के लिए आखिर कितनी स्पिरिट एनर्जी चाहिए होगी। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता उतनी ही मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसी समय प्रिंसिपल की आवाज फिर सुनाई दी, सभी छात्र मेरे साथ चले, सीक्रेट मिरर का प्रवेश द्वार तैयार है। स्कूल के बाहर पहले से ही कई बस खड़ी थी। जल्द ही सभी छात्र अपनी अपनी क्लास के साथ बस में बैठ गए। कुछ ही समय बाद हम सीक्रेट मिरर के एंट्रेंस पर पहुंच गए। यहाँ पहले से ही बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो चुके थे। पूरा क्षेत्र लोगों से भरा हुआ था। मैं अपनी टीम की सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा था। तभी मेरे बगल में खड़े लू जिंगहोंग ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें अपने टीम के साथ इस परीक्षा में भाग लेने की अनुमति देता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, लू डाक्सेयोहिवा, आज अचानक मुझे इनवाइट करने का मन कैसे हो गया? लू जिंगहोंग कुछ क्षण तक चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक जटिल भावना दिखाई दे रही थी। 3 साल, पूरे 3 साल तक मैंने तुम्हारा पीछा करने की कोशिश की है। हाई स्कूल के इन 3 वर्षों में मैं लगातार मेहनत करता रहा ताकि एक दिन तुम्हें पीछे छोड़ सकूं। वह कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, लेकिन अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बचा है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आज के बाद तुम और मैं अब एक ही दुनिया के लोग नहीं रहेंगे। लू जिंगहोंग की आवाज बेहद शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में ठंडापन और घमंड साफ महसूस किया जा सकता था। जब यह बात मेरे कानों में पड़ी तो मुझे काफी असहज महसूस हुआ। यह कैसी मदद थी? यह तो साफ साफ दया और उपकार दिखाने जैसा था। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे सीधे सीक्रेट मिरर के अंदर कदम रख गया। मेरे जाते ही लू जिंगहोंग की आंखों में निराशा झलकने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी मदद क्यों ठुकरा रहा हूँ। उसके मन में यही विचार था कि कमजोर और छोटे लोग कभी भी वास्तव में शक्तिशाली नहीं बन सकते। लेकिन मेरे लिए उसकी राय का कोई महत्व नहीं था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी। अगले ही पल मैं एक अजीब और रहस्यमयी जंगल में दिखाई दिया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। हवा में अजीब सी नमी और रहस्य भरा हुआ था। मैंने अपना बायां हाथ खोला, तभी मेरी हथेली पर एक विशेष पीला तालिस्मन दिखाई दिया। उस तालिस्मन के साथ मैं अपनी स्पिरिचुअल सेंस के माध्यम से संपर्क कर सकता था। उसमें सीक्रेट मिरर द्वारा छोड़ी गई जानकारी दर्ज थी। यह एक बिगिनर सीक्रेट मिरर था। मैं अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि अचानक घास के अंदर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया। कुछ ही क्षण बाद एक पारदर्शी सांप धीरे धीरे घास के बीच से बाहर निकला। उसके शरीर पर हल्की लाल चमक दिखाई दे रही थी। दिखने में वह काफी प्यारा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। स्पिरिट स्नेक। इस तरह के स्पिरिट स्नेक को देखकर अक्सर लोग धोखा खा जाते थे, क्योंकि उसका रूप बहुत मासूम दिखाई देता था, लेकिन वास्तविकता में उसका जहर बेहद खतरनाक था। इस समय स्पिरिट स्नेक मुझे उत्सुकता से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अपने पास आने के लिए लुभाना चाहता हो। काफी चालाक था, लेकिन मेरे सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आने वाली थी। मैंने तुरंत कैसरू को समन कर दिया। अगले ही पल महान कैसरू मेरे सामने प्रकट हो गया। उसके चारों ओर घना काला धुआं फैल गया, जिससे उसकी असली भयावहता बाहरी दुनिया से छिप गई। लेकिन फिर भी कैसरू की उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल गया। स्पिरिट स्नेक ने
जैसे ही कैसरू को देखा वह डर से कांप उठा। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कैसरू उसे भागने का मौका कैसे दे सकता था। उसकी लंबी भुजा बिजली की तरह आगे बढ़ी। पलक झपकते ही स्पिरिट स्नेक उसके कब्जे में था। अगले ही क्षण कैसरू ने हल्का सा बल लगाया और स्पिरिट स्नेक तुरंत खून के धुएं में बदल गया। मैं यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। वाकई कैसरू अद्भुत था। हालांकि स्पिरिट स्नेक एक कमजोर स्पिरिट बीस्ट था, लेकिन उसकी गति बेहद तेज होती थी। सामान्य जेड बीस्ट मास्टर के लिए उसे पकड़ना भी मुश्किल था, लेकिन कैसरू ने उसे लगभग 1 सेकंड के अंदर समाप्त कर दिया। स्पिरिट स्नेक की मृत्यु के बाद उसका शरीर प्रकाश की एक धारा में बदल गया और वह सीधा कैसरू के शरीर में समा गया। उसी समय एक सूचना दिखाई दी। कैसरू ने लेवल 1 स्पिरिट स्नेक को मार दिया। प्राप्त स्पिरिट पावर 10 पॉइंट्स। लेकिन तभी मेरे दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज गूंज उठी। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था कैसरू ग्रोथ प्रोग्रेस 10/1000। यह देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गया। 10,000 स्पिरिट पावर। मैंने दोबारा नोटिफिकेशन को देखा। हाँ, वहाँ सचमुच 10,000 ही लिखा था। कैसरू को अगले ग्रोथ स्टेज में प्रवेश करने के लिए पूरे 10,000 स्पिरिट पावर की आवश्यकता थी। यह सामान्य जेड बीस्ट की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक था। यह देखकर मेरा चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। इसका मतलब था अगर मुझे केवल स्पिरिट स्नेक जैसे लेवल 1 स्पिरिट बीस्ट ही मिलते रहे तो कैसरू को अपग्रेड करने के लिए मुझे लगभग 500 स्पिरिट स्नेक मारने पड़ेंगे, और वह भी सिर्फ 1 दिन के अंदर। यह सोचकर मेरे सिर में दर्द होने लगा। अब मुझे समझ आने लगा था कि ओल्ड टाइम कंट्रोलर की ताकत जितनी डरावनी थी, उसे ग्रो करना भी उतना ही कठिन था। मैंने सिर हिलाया। भार में जाए। वैसे भी कैसरू इस जगह पर लगभग इनविंसिबल है। सीधे रास्ते में आने वाले सभी स्पिरिट बीस्ट्स को खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सोचते ही मैंने अपनी गति और तेज कर दी, और फिर सीक्रेट मिरर के अंदर एक तरफा शिकार शुरू हो गया। कैसरू ने लेवल 2 जाइफंग वुल्फ को मार दिया। स्पिरिट पावर प्राप्त हुआ। कुछ ही देर बाद कैसरू ने लेवल 2 लिजाओ लेपर्ड को मार दिया। स्पिरिट पावर प्राप्त हुआ। जंगली स्पिरिट बीस्ट सामान्य जेड बीस्ट से अलग थे। इस दुनिया में स्पिरिट बीस्ट के लेवल सबसे निम्न स्तर से लेकर लेवल 99 तक होते थे, जहां लेवल 1 से लेवल 10 तक के स्पिरिट बीस्ट सामान्य जुवेनाइल स्टेज के बराबर माने जाते थे। इस इनिशियल लाबिरिंथ के अंदर भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। यहाँ केवल लेवल 10 से नीचे के स्पिरिट बीस्ट ही नहीं थे, बल्कि लाबिरिंथ के गहरे हिस्सों में लेवल 10 से ऊपर के शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट भी मौजूद थे। यहाँ तक कि उन खतरनाक क्षेत्रों को विशेष रूप से चिन्हित भी किया गया था, ताकि छात्रों को चेतावनी दी जा सके आगे जाना मना है। अत्यंत खतरनाक क्षेत्र है, लेकिन दूसरे छात्रों के लिए यह चेतावनी थी, मेरे लिए नहीं। अगर सबसे शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट अंदर हैं, तो मैं बाहर क्यों रहूं? अगले कुछ घंटों तक मैं कैसरू को लेकर लाबिरिंथ की गहराइयों में आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 से 3 घंटे बीत गए। तभी अचानक मेरे हाथ की तालिस्मन चमकने लगी। एक चेतावनी मेरे सामने उभर आई। चेतावनी, आप लाबिरिंथ के अत्यंत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। कृपया तुरंत वापस लौट जाए। मेरी हथेली पर बना तालिस्मन लगातार पीली रोशनी छोड़ रहा था, मानो बार बार मुझे बाहर निकलने की चेतावनी दे रहा हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो और मैं चला जाऊं। अगर ऐसा करूं तो मैं कायर नहीं लगूंगा। इतना कहकर मैं फिर आगे बढ़ गया। कैसरू भी चुपचाप मेरे पीछे चल रहा था। दूसरी तरफ जू यानचेंग अपने कई साथियों के साथ पूरे लाबिरिंथ में मुझे खोज रहा था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे मेरा कोई पता नहीं मिला। यह बात उसे बेहद गुस्सा दिला रही थी। तभी उसके एक साथी ने कहा, बस जू, क्या आपको लगता है कि वह लाबिरिंथ के अंदर गहराई तक चला गया होगा? दूसरे साथी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हमने लगभग हर जगह खोज लिया है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब केवल लाबिरिंथ का डीप एरिया ही बचा है। यह सुनते ही जू यानचेंग का चेहरा बदसूरत हो गया। एक F लेवल तालंत वाला कचरा लाबिरिंथ की गहराई तक
जाने की हिम्मत कर सकता है? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसी समय एक और लड़का तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। बस मैंने उसे देख लिया, वह सचमुच डीप एरिया में चला गया है। यह सुनते ही जू यानचेंग का गुस्सा फूट पड़ा। वह कमीना सच में मरना चाहता है। मेरे साथ चलो, चाहे वह लाबिरिंथ की कितनी भी गहराई में क्यों न चला जाए। आज मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। उसका साथी कुछ कहना चाहता था बस, लेकिन उसके पास शायद कोई बहुत शक्तिशाली जेड बीस्ट है। लेकिन जू यानचेंग ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया। वह तुरंत बाकी लोगों को लेकर डीप एरिया की तरफ बढ़ गया। उधर जैसे जैसे मैं लाबिरिंथ की गहराइयों में आगे बढ़ रहा था, केसरू लगातार स्पिरिट पावर प्राप्त कर रहा था। उसकी ग्रोथ प्रोग्रेस पहले ही लगभग 1/3 तक पहुंच चुकी थी। यह देखकर मैं काफी संतुष्ट था। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज पश्चिम में ढलने लगा। आसमान नारंगी और लाल रंग में रंग गया। पूरे जंगल पर सांझ की परछाइयां छा गई। दिन भर के शिकार के बाद मैंने आराम करने का फैसला किया। रास्ते में पकड़े गए एक जंगली बैल को साफ करके मैंने आग जलाई और उसके मांस का बारबेक्यू तैयार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बारबेक्यू पूरी तरह तैयार हो गया। मैंने तुरंत एक टुकड़ा उठाकर खाया। वाह, कमाल का स्वाद है। उसी समय मेरे बगल में बैठे केसरू ने अजीब सी आवाज निकाली। उसकी कुछ भुजाएं हल्के हल्के हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी खाना चाहता हो। मैं मुस्कुराया। फिर मैंने तुरंत रोस्ट मीट का एक टुकड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। केसरू को गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीधे उसे लपेटा और एक ही बार में निगल लिया। उसी समय जंगल के दूसरे हिस्से से कुछ आवाजें सुनाई दी। वहाँ आग जल रही है, कोई उधर मौजूद है, जल्दी चलो। यह हलचल तुरंत मेरा ध्यान अपनी ओर खींच गई। मैंने सिर घुमाकर देखा। कई लोग तेजी से मेरी ओर आ रहे थे और जब मैंने बीच में खड़े व्यक्ति को देखा तो मेरी भौहें सिकुड़ गईं। वह जू यानचेंग था। जू यानचेंग ने भी मुझे देख लिया। उसके चेहरे पर तुरंत घमंडी मुस्कान उभर आई। तो तुम यहाँ छिपे हुए थे? तुम्हें लगा कि लाबिरिंथ की गहराई में भागकर मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। अब देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो। मैंने आराम से अपने हाथों पर लगा तेल साफ किया। फिर शांत स्वर में पूछा, मुझे भागने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? जू यानचेंग हंस पड़ा। अगर नहीं भागोगे तो आज तुम्हारी मौत तय है। मैंने उसकी ओर देखा। तो तुम मुझे मारने आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोगों को मारना कानून के खिलाफ है? जू यानचेंग के चेहरे पर चालाक मुस्कान उभर आई। बिल्कुल पता है, लेकिन एक्सीडेंट से हुई मौत गैर कानूनी नहीं होती। यहाँ सिर्फ तुम मौजूद हो। अगर मैं ऐसा दिखा दूं कि तुम्हें किसी स्पिरिट बीस्ट ने मार दिया तो कौन साबित करेगा कि इसके पीछे मेरा हाथ था? उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण चुप रहा। फिर मुस्कुराकर बोला, तो ऐसा भी किया जा सकता है। जू यानचेंग, तुम तो काफी होशियार निकले। मेरी बात सुनकर वह और भी ज्यादा खुश हो गया। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। मेरे पिताजी बचपन से मेरी बुद्धि की तारीफ करते आए हैं। तभी उसके बगल में खड़ा एक लड़का धीरे से बोला, बस जू, मुझे लगता है वह आपका मजाक उड़ा रहा है। यह सुनते ही जू यानचेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसने तुरंत आदेश दिया, फेन त्यानलीहू, हमला करो। अगले ही पल आग की लपटों से घिरा फेन त्यानलीहू उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। जैसे ही वह बाहर आया उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो उसने किसी भयानक अस्तित्व को देख लिया हो। जू यानचेंग हैरान रह गया। फेन त्यानलीहू, तुम्हें क्या हुआ? आगे बढ़ो, उसे खत्म कर दो। लेकिन फेन त्यानलीहू आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट गया। वह जमीन के करीब झुक गया और उसके मुंह से कमजोर सी कराह निकलने लगी। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हारा बाघ आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। इतना कहते ही मेरे पास खड़ा केसरू धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भयावह उपस्थिति पूरे इलाके पर छा गई। फेन त्यानलीहू का डर
और भी बढ़ गया। कुछ ही क्षणों बाद दोनों जेड बीस्ट आमने सामने खड़े थे, लेकिन शक्ति का अंतर इतना बड़ा था कि हर कोई उसे महसूस कर सकता था। यू यानचेंग का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये क्या है? मेरा फैन त्यान ली हो। उसके पीछे खड़े सभी लोग भी स्तब्ध रह गए। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, बस उसके जेड बीस्ट को देखिए। जब उन लोगों ने ध्यान से देखा तो वे सभी वहीं जड़ हो गए। मेरे बगल में एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा था। उसका पूरा शरीर काले धुएं से ढका हुआ था। उसकी लंबी भुजाएं ऑक्टोपस की तरह हवा में लहरा रही थी। यह दृश्य देखते ही यू यानचेंग के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी खोपड़ी तक सुन्न हो गई। ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि उस मॉन्स्टर की मौजूदगी मात्र से उन्हें मौत जैसा भय महसूस हो रहा था। मैं हल्का सा हंसा, फिर शांत स्वर में बोला, तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत की है, तो फिर यहीं रुक जाओ। इतना कहते ही मैंने तुरंत कैसरू को आदेश दिया, ग्रुप मैडनेस छोड़। अगले ही पल एक रहस्यमयी धुंध चारों ओर फैलने लगी। यू यानचेंग और उसके साथी तुरंत डर से भर गए। उनके शरीर जैसे उनकी बात मानना ही बंद कर चुके थे। उनकी आंखों में केवल भय दिखाई दे रहा था। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे उनकी आंखों का फोकस बिखरने लगा। फिर वे सभी किसी अजीब मंत्र का जाप करने लगे, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति के कट्टर भक्त बन गए हों। कुछ सेकंड बाद उनके बीच पूरी तरह अराजकता फैल गई। लगभग आधे मिनट बाद उनके शरीरों से प्रकाश की चमक निकलने लगी। फिर उनके शरीर धीरे धीरे टूटकर प्रकाश के कणों में बदलने लगे। आखिरकार वहाँ कुछ भी नहीं बचा। उसी समय मेरे सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। तभी सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें लिखा था, आपने सफलतापूर्वक 7 मानव लक्ष्यों को समाप्त किया। कैसरू ने फियर फेथ प्राप्त की है। मैं थोड़ा चौंक गया। फियर फेथ, यह आखिर क्या चीज थी? मैं पूरी तरह उलझ गया। लेकिन जल्द ही सिस्टम ने एक और सूचना दी, कृपया कैसरू को जल्द से जल्द कंप्लीट फॉर्म तक विकसित करें। अधिक फंक्शंस अनलॉक करने के लिए यह आवश्यक है। मैंने कुछ क्षण सोचा, फिर सिर हिला दिया। इस बारे में बाद में सोचेंगे। इसके बाद मैंने इन सभी बातों को फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दिया। मैंने काम्फा बुझाई और कैसरू को साथ लेकर वहां से निकल गया। उधर दूसरी तरफ लू जिंगहोंग और जायरो युवा भी सीक्रेट रेल्म के अंदर आगे बढ़ रहे थे। दिन भर उन्होंने भी कई स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार किया था। अब रात होने लगी थी। जायरो हुआ ने कहा, काफी देर हो चुकी है, हमें आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। लू जिंगहोंग ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वह स्पिरिट एम्परर के साथ आगे बढ़ा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक गुफा दिखाई दी। यही ठीक रहेगा। उसने स्पिरिट एम्परर को गुफा के बाहर आराम करने का आदेश दिया। स्पिरिट एम्परर तुरंत जमीन पर बैठ गया। लू जिंगहोंग भी आराम करने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक स्पिरिट एम्परर का शरीर हल्का हल्का कांपने लगा। उसकी आंखों में स्पष्ट भय दिखाई देने लगा। यह देखकर लू जिंगहोंग हैरान रह गया। जायरो जिंग, तुम्हें क्या हुआ? स्पिरिट एम्परर ने तुरंत अपने विशाल पंखों से खुद को कसकर ढक लिया और उसका कांपना और भी बढ़ गया। यह दृश्य देखकर लू जिंगहोंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने ध्यान से स्पिरिट एम्परर की स्थिति का निरीक्षण किया। कुछ ही क्षणों बाद उसे आसपास एक अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिचुअल इंटरफियरेंस महसूस हुई।